अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में रहते हुए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इसको डिस्कस करेंगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या है? कहते हैं इज़ अ फील्ड ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस दैट डील्स विद द फाइंडिंग फंक्शंस दैट ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शनल। देखें, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्या किया जाता है कि एक फंक्शनल को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। किसको? एक फंक्शनल को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। अब फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल इज़ अ फंक्शन ऑफ फंक्शंस, इट टेक्स अ फंक्शन एज इट्स इनपुट एंड रिटर्न्स अ स्केलर वैल्यू। देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जे ऑफ वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई एक वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे वाई एक फंक्शन आएगा। तो ये जे जो लिखा हुआ है ना जे, तो जे एक फंक्शनल है। जे क्या है? एक फंक्शनल है। तो जे एक फंक्शनल है तो ये इनपुट में फंक्शन लेगा। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जो मैं यहाँ पे पुट करूँ तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आए? ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जो मैं फंक्शनल में पुट करूँ, जे में पुट करूँ तो आंसर मैक्सिमम आए? तो ये फंक्शन फाइंड करने के लिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इज अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द फाइंडिंग। क्या फाइंड करना है? फंक्शन फाइंड करना है दैट ऑप्टिमाइज, जो कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दे फंक्शनल को, जे को, ठीक है, जो कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दे किसको? जे को। अब जे क्या है? जे फंक्शंस का फंक्शन है, ठीक है, फंक्शंस का फंक्शन है। ये इनपुट में एक फंक्शन लेगा और एक स्केलर वैल्यू आएगी। तो जो स्केलर वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ठीक है, जिस वाई ऑफ एक्स पुट करने पे स्केलर वैल्यू सबसे बड़ी आई है तो उस वाई ऑफ एक्स को फाइंड करना कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, इसका आगे हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन देखने लगे हैं। डिसीजन वेरिएबल इसका सिंगल नंबर या फिर कोई वेक्टर ऑफ नंबर्स नहीं। इसमें क्या होगा? इंटायर फंक्शन या कर्व होगी डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कि डिसीजन वेरिएबल में इसमें क्या होगा? ये इनपुट क्या होगी? एक इंटायर फंक्शन या फिर कर्व होगी, ठीक। ये वाली चीज़ें यहाँ पे बयान कर दी। अब इसमें बेसिक प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ प्रॉब्लम इन द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज़ टू फाइंड अ फंक्शन वाई ऑफ एक्स दैट मिनिमाइजेज और मैक्सिमाइज अ फंक्शनल डिफाइंड बाय एन इंटीग्रल। ये लेके बयान किया हुआ है। कहता है बेसिक इसकी प्रॉब्लम इस तरह की होती है। क्या होती है कि फाइंड करना एक फंक्शन वाई ऑफ एक्स को, यानी कि ये अंदर जो वाई लगा हुआ है इसको फाइंड करना, जो कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दे जे को, फंक्शनल को, ठीक है। और ये इंटीग्रल की फॉर्म का होता है। जे ऑफ वाई इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। यानी कि ये वाला फंक्शन जो है ना, ये इसमें एक्स भी आता होगा, वाई भी आता होगा, वाई डैश भी आता होगा, ठीक है। और ये जे ऑफ वाई इसके इक्वल होता है। ये देखें, अब एफ क्या है? गिवन फंक्शन कॉल्ड लैग्रांजियन। एफ को यहाँ पे लैग्रांजियन का नाम देंगे, ठीक है। वाई क्या है? अननोन फंक्शन है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, इसी को तो फाइंड करना चाहते हैं। और ये क्या है? वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब देखें एफ किस पे डिपेंड कर रहा है? एफ एक्स पे भी, वाई पे भी और वाई डैश पे भी, ठीक है। एफ डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई एंड वाई डैश। और ए और बी क्या है? फिक्स्ड लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की। बाउंड्री कंडीशन भी आमतौर पे दी जाती हैं हमें प्रॉब्लम के साथ कि वाई ऑफ ए, अगर मैं एक्स की वैल्यू ए पुट करूँ तो वाई ऑफ ए का आंसर क्या आएगा? वाई ए, यानी कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। और वाई ऑफ बी का आंसर वाई बी आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? तो इसको सोल्व करने के लिए ना फंडामेंटल टूल फॉर सोल्विंग सच प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक फंडामेंटल टूल क्या है? सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक सेकंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे आयलर-लैग्रांज इक्वेशन कहेंगे। पहले एफ का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट, वाई डैश के रिस्पेक्ट और इसका टोटल डेरिवेटिव डी एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, वाई के रिस्पेक्ट, वाई डैश के रिस्पेक्ट और इसका आगे डी एक्स के, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट, और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। ये क्या है? आयलर-लैग्रांज इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से समझ आएगी। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपने अपना, यानी कि वो आपने लैग्रांज फंक्शन फाइंड करना है अपने जंक्शन में से, जंक्शन यानी फंक्शनल में से। फिर आपने क्या करना है? देखिए, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने इसको और इसको फाइंड करना है, ठीक है। जब एफ हमें पता चल गया तो फिर हम इसको फाइंड करेंगे। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, माइनस के इक्वल टू 0 लगा देंगे तो आगे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन पकड़ते हैं, ये फंक्शन आ गया है जे ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब ये छोटा सा क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। पास्ट पेपर में बड़े क्वेश्चन हैं तो वो उस पास्ट पेपर का सोल्यूशन भी करवाऊंगा, ठीक है।
तो उस पर ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बनी हुई हैं, उनको आप देख लीजिएगा। नहीं तो न्यू भी कोई पता नहीं है अभी कि आएंगे कि नहीं, क्योंकि पेपर में इसके छुट्टी नहीं है, वगैरह ना मैं पास्ट पेपर भी हैंड रिटन वाले ना जो वो आपको सोल्व करवाता। कहते हैं मिनिमाइज़ करें जी ऑफ वाई को, ठीक है, वाई फाइंड करना है हमने जिस पे आंसर लेस से लेस आए, और वाई डैश ऑफ एक्स इस होल का स्क्वायर 0 से 1 लिमिट डी एक्स है सबसे पहले। और ये बाउंड्री कंडीशन दी है वाई ऑफ 0 1 के इक्वल, वाई ऑफ 1 2 के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले देखें अपना जंक्शन वो लैग्रांजियन फंक्शन ये वाला आ जाएगा, तो इसको पहले हमने लिख दिया, यानी कि इस तरह लिख दिया, इसमें लैग्रांजियन फंक्शन ये वाला आ गया, तो ये लैग्रांजियन फंक्शन आ गया एक्स वाई। अब क्या करेंगे, इस f का डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे y है ही नहीं क्योंकि ये y का डेरिवेटिव है, y नहीं है, तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 आ जाएगा। y डैश के रिस्पेक्ट लेंगे तो पावर नीचे आई पावर में से कम हो गया, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। 2y डैश लिख लें या 2y डैश ऑफ x लिख लें, अपनी मर्जी, 2 ये सही है। अब क्या करेंगे, अब ये दो चीज़ें हमने फाइंड कर दी हैं। अब इसको फाइंड करने के बाद इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव भी लेना है, ठीक है। तो किसको फाइंड किया था, इसको फाइंड करने के बाद इसका x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो इसका x के रिस्पेक्ट देखें ये x का ही फंक्शन है, तो इसका x के रिस्पेक्ट अगर एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो एक और डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि असल में ये चीज़ क्या है, तो असल में ये देखें ये चीज़ क्या है, असल में ये चीज़ डेरिवेटिव ही है x के रिस्पेक्ट, तो एक दफ़ा और लगा देंगे तो फिर 2 दफ़ा डेरिवेटिव बन जाएगा, तो ये फिर क्या बन जाएगा, एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेने पे 2y डबल डैश बन जाएगा, ठीक है। अब आइलर लैग्रांज इक्वेशन लिख दें, वो ये थी पार्शियल डेरिवेटिव f का विद रिस्पेक्ट टू y माइनस टोटल डेरिवेटिव किसका, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 आया है, माइनस इस सारे का आंसर कितना आया है, इस सारे का आंसर आया है 2y डबल डैश। अब यहाँ से ये उधर जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 2y डबल डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया तो y डबल डैश इक्वल टू 0 आ गया। एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि 0 की इंटीग्रेशन 0 ही होगी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a लग जाएगा, y डैश a के इक्वल। एक दफ़ा और इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी आ जाता होता है। अब इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे, असल में ये क्या है, असल में ये y ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। अब कंडीशन पुट करेंगे, कंडीशन क्या थी, 0 पुट करने पर आंसर 1 आता है, तो 0 पुट कर दिया x की जगह, यहाँ 0 पुट कर दिया, यहाँ भी 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो b इज़ इक्वल टू y ऑफ 0 1 था, तो 1 इज इक्वल टू b आ गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, y ऑफ 1 2 है, 1 पुट करूँगा आंसर 2 आएगा, तो 1 पुट कर दो, तो 1 पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ 1 पुट कर दिया तो a प्लस बी बन गया और ये 2 आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू a प्लस बी। a की कीमत, अब b की कीमत कितनी है, 1 है, तो b की जगह पे 1। अब देखें पहले a को निकाल लेते हैं, a किसके इक्वल आएगा, b उधर जाकर माइनस का हो गया, तो a बराबर आ गया 2 माइनस b के। b की कीमत 1 है तो b की जगह 1 पुट कर देंगे, तो a आ गया 2 माइनस 1 1 आ गया, a की कीमत 1 आ गई, ये a की 1 और b की 1 यहाँ पे पुट कर दें तो आ जाएगा x प्लस 1, तो y आ गया x प्लस 1 और ये डैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको पुट करने पे हमारा ये जंक्शन फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो 8 मिनट की वीडियो ही बनी है, तो मज़ीद ये नेक्स्ट लेक्चर बनाना था, ये भी अभी मैं बना देता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में वेरिएशनल प्रॉब्लम इन पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको डिस्कस कर लेते हैं, या इस पर नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगा मैं इस पर। चले जी इसी में कवर करते हैं। वेरिएशनल प्रॉब्लम इन पैरामीट्रिक फॉर्म, कहते हैं इन पैरामीट्रिक फॉर्म बोथ एक्स एंड वाई फंक्शन ऑफ अ न्यू इंडिपेंडेंट पैरामीटर से टी डिपेंड्स अपॉन, ये लिखा हुआ है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा कि एक्स और वाई दोनों फंक्शंस किसके होंगे, एक नए इंडिपेंडेंट पैरामीटर टी के, ठीक है, के किसके, न्यू इंडिपेंडेंट पैरामीटर टी के फंक्शंस होंगे, ठीक है। एक्स क्या होगा, यानी कि एक्स भी फंक्शन ऑफ टी होगा, वाई भी फंक्शन ऑफ टी होगा, और टी क्या है, एक नया इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, क्योंकि इसको पैरामीट्रिक फॉर्म कहना ना, तो टी बिलोंग करेगा T1 से T2 तक, यानी कि ये इसकी रेंज आ गई, ठीक है। अब द फंक्शनली पैरामीट्रिक फॉर्म, पहले आप देखें तो हमारा ये वाला जंक्शन होता था, ये वाला फंक्शनल होता था कि ये आ जाती थी इंटीग्रल एफ, यानी कि ए से बी कर लें या कोई भी लिमिट लगी होगी, एक्स वाई डैश डी एक्स होता था। अब क्या करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स ऑफ टी आ जाएगा, वाई की जगह पे वाई ऑफ टी आ जाएगा। अब ये वाई डैश आना है, वाई डैश का मतलब क्या है, वाई डैश का मतलब है वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन अब इसमें एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, एक और पैरामीटर लेके आना, तो ये चेन रूल लग जाएगा। चेन रूल आप लोग को लगाना आता है, ये वाला इस तरह, ठीक है, इस तरह चेन रूल लगाना आता है ना, तो ये डी वाई ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स, और इसको ही आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि डी वाई ओवर डी टी, और जब ये चीज़ बटे में आएगी ना तो उल्ट हो जाएगी, तो ये डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। तो यानी कि इसी वाई डैश को फिर क्या लिखा जाएगा, डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी,
ठीक है, बटे के नीचे। अब डी वाई ओवर डी टी, वाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट, तो ये वाई डॉट से ज़ाहिर करेंगे, इसको वाई डैश से, जो कि वाई एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव था। अब ये टी के रिस्पेक्ट है तो वाई डॉट, और ये एक्स का टी के रिस्पेक्ट है तो एक्स डॉट, तो वाई डैश किसके इक्वल आ गया, वाई डॉट ओवर एक्स डॉट, ठीक है, और ये टी के रिस्पेक्ट होंगे। और ये आ गया एक्स की जगह पे एक्स ऑफ टी, एक्स टी का फंक्शन बन गया, वाई ऑफ टी, वाई टी का फंक्शन बन गया, और वाई डैश वाई डॉट ओवर एक्स डॉट, ये भी टी का और ये भी टी का, ठीक है। अब देखें डी ऑफ एक्स, ठीक है, डी एक्स किसके इक्वल आएगा, हमें पता है, क्या पता है, देखें के ये है, वाई डॉट का मतलब क्या है, वाई डॉट का डी वाई ओवर डी टी, एक्स डॉट का मतलब क्या है कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, हमने डी एक्स की कीमत निकालनी है, तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एक्स के इक्वल आ गया एक्स डॉट डी टी, ठीक है, एक्स डॉट, ये डी एक्स की जगह पे पुट कर दें एक्स डॉट डी टी, तो डी एक्स की जगह पे आ गया एक्स डॉट टी और डी टी, ठीक है। अब देखें, अब क्या, लेट्स डिफाइन अ न्यू लैग्रांजियन, इस पूरे को मिला के ना हम एक नया लैग्रांजियन बना देंगे। ओवरऑल ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ओवरऑल ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है, देखें इसमें एक्स डॉट भी आ रहा है और वाई डॉट भी आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा न्यू लैग्रांजियन बनेगा ना, वो एक्स वाई, एक्स डॉट और वाई डॉट पे डिपेंड करेगा, और ये किसके इक्वल होगा, इसके एक्स वाई, वाई डॉट और एक्स डॉट, और ये यानी कि इस पूरी चीज़ को ले लें, तो ये पूरी चीज़ है, इसको पहले देखें, इसका जो भी जवाब आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो उसमें एक्स आता होगा, वाई आता होगा, वाई डॉट आता होगा, एक्स डॉट आता होगा, और ये एक्स डॉट आता होगा, ठीक है। तो इन सभी में जो जो चीज़ आती होगी, एक्स आता होगा, वाई आता होगा, एक्स डॉट आता होगा, वाई डॉट आता होगा, तो इनसे एक नया फंक्शन बना लिया, ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ठीक है, तो ये वाला, और ये असल में इसके इक्वल होगा, ठीक है। टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे एक्स और वाई दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और ये और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई दो डिपेंडेंट है और टी इंडिपेंडेंट है। अब दो डिपेंडेंट है तो दो आगे सोल्यूशन आया करेंगे, यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे तो एक्स ऑफ टी आ जाएगा, वाई ऑफ टी, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो हाउ टू, ये क्या लिखा हुआ है, हैव टू कपल्ड, यहाँ पे दो कपल आ गए हैं, आइलर लैग्रांज इक्वेशन के दो यानी कि कपल आ जाए करेगा, दो कपल आ जाए करेंगे, वन फॉर एक्स ऑफ टी, एक एक्स ऑफ टी के लिए और एक वाई ऑफ टी के लिए, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म में एक्स भी टी पे डिपेंड करता है, वाई भी टी पे, तो इसके लिए आइलर लैग्रांज इक्वेशन एक और बनेगी, इसके लिए एक और बनेगी, ठीक है। आइलर लैग्रांज इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, पहले देखें कि हम क्या करेंगे, ये जंक्शन फंक्शन आ जाएगा किस पे, अब ये टी पे डिपेंड करेगा सारा, एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ टी, एक्स डॉट ऑफ टी, वाई डॉट ऑफ टी, डी टी और T1 से T2 तक, ये सारी इन जनरल बात हो रही है, एग्जाम्पल करेंगे अच्छे से समझ आएगी। आइलर लैग्रांज इक्वेशन एक्स ऑफ टी के हिसाब से क्या होगी, देखें यहाँ पर, देखें ना, यहाँ पे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको समझ लें पहले। डिपेंडेंट वाई था, इंडिपेंडेंट एक्स था, वाई डिपेंडेंट था, वाई क्या था, डिपेंडेंट था, और एक्स इंडिपेंडेंट था। तो पहले क्या करना है, एफ हमारे पास लैग्रांजियन था, तो पहले एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट डिपेंडेंट के, फिर डिपेंडेंट के डेरिवेटिव के हिसाब से, और फिर माइनस इंडिपेंडेंट के हिसाब से, और ये माइनस पे आएगा, इक्वल टू ज़ीरो करते थे। अब क्या हो जाएगा बच्चों, देखें अब क्या होगा, अब ये है, अब डिपेंडेंट क्या है, एक्स डिपेंडेंट है, टी इंडिपेंडेंट है, तो एफ का एक्स के रिस्पेक्ट डिपेंडेंट के, ये डिपेंडेंट के डेरिवेटिव के, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट के, यानी कि टोटल, ठीक हो गया, यानी वही बात आ गई। यहाँ पहले वाई होता था, वाई डैश होता था, और यहाँ पे एक्स होता था, क्योंकि ये डिपेंडेंट थे और ये इंडिपेंडेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स और टी है, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव और टी के रिस्पेक्ट है, और ये टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, ठीक है। और इसी तरह वाई ऑफ टी में यहाँ वाई आ जाएगा, यहाँ वाई डॉट आ जाएगा, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट, ठीक है। ये आइलर लैग्रांज इक्वेशंस बन गए। अब क्या करेंगे, इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल कर लेते हैं कैसे सोल्व करनी है। तो ये एग्जाम्पल आगे कहते हैं, मिनिमाइज करें इसको, ये एक्स कोमा वाई दिया गया है 0 से π/2, और एक्स डॉट ऑफ टी होल स्क्वायर है, और प्लस वाई डॉट ऑफ टी होल स्क्वायर है, प्लस एक्स ऑफ टी है, ये वाली चीज़। सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशंस हमें दे दी गई हैं, एक्स ऑफ 0 0 के इक्वल, वाई ऑफ 0 0 के इक्वल, एक्स ऑफ π/2 1 के इक्वल, और वाई ऑफ π/2 1 के इक्वल। सबसे पहले आप देखें लैग्रांजियन फंक्शन हमारा क्या है, तो ये लैग्रांजियन फंक्शन ये अंदर लिखा हुआ है, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस एक्स ऑफ टी, ठीक है, एक्स आ जाएगा, एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे एक्स और वाई टी पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। अब आइलर लैग्रांज इक्वेशन एक्स ऑफ टी के हिसाब से क्या बनेगी, एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, और फिर इस माइनस लगा देंगे डी टी और इक्वल टू 0, ये आ गए। अब देखें डायरेक्ट ही करने लगे हैं, इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो एक्स कहाँ पे है, एक्स सिर्फ यहाँ पे है, ये भी चीज़ 0 हो गई, ये भी चीज़ 0 हो गई,
क्योंकि ये एक्स डाट लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो एक्स डाट के रिस्पेक्ट लेंगे तो 2 नीचे आएगा पावर में से कम, ठीक है। अब एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो ये भी चीज़ 0, ये भी चीज़ 0 और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो सिर्फ 1 आ गया। अब ये माइनस डी ओवर डी टी वैसे ही, अब इसकी जगह पे अब एक्स डाट के रिस्पेक्ट लेना है, एक्स डाट के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर नीचे आई, पावर में से कम हुआ तो 2x डाट, ये 0 हो गया, ये भी 0, 2x डाट। अब ये देखें x डाट का मतलब क्या है, t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो t के रिस्पेक्ट एक डेरिवेटिव है, एक और डेरिवेटिव लेंगे तो t के रिस्पेक्ट 2 डेरिवेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 वैसे का वैसे ही, और ये डाट एक और आ जाएगा, डाट एक और का मतलब है कि 2 डेरिवेटिव हो गए इक्वल टू 0। अब ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 2 इधर जाकर डिवाइड होगा तो x डबल डाट 1/2 आ जाएगा। एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट किया तो 1/2 की इंटीग्रेशन 1/2 t आ जाएगी और प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c1 आ गया। एक दफ़ा और इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा किसके 1/2। अब t की इंटीग्रेशन t²/2 होती है तो 2 बार 4 तो t²/4 बन गया। c1 की इंटीग्रेशन c1t हो जाएगी और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 आ जाएगा। अब बच्चों आप क्या यूज़ करेंगे, अब आप बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करेंगे इस c1 और c2 की कीमत फाइंड करने के लिए। जब x 0 है y भी 0 होगा तो x 0 कर दें, यानी कि t 0 होगा तो x भी 0 होगा, ठीक है। तो t 0 कर दें, t 0 कर दिया, t 0 कर दिया, ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो c2 0 आ गया, c2 0 आ गया। अब क्या है कि जब t π/2 करेंगे उस वक्त आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे t की जगह π/2 हो गया, यहाँ पे π/2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे फिर 1 आ गया, तो 1 = आ गया t का स्क्वायर यानी कि π/2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर आ जाएगा और बटे में जो 2 था उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये 4 नीचे वाला लिखा हुआ है, ठीक है। और प्लस c1 t की जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 था बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा π/2, ठीक है। अच्छा ये गलती कैसे होगी मुझसे, π/2 आएगा, ठीक है, और प्लस c2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये 4 बार, ये तो 16 बनता है, ये बच्चों बन जाएगा 16, कितना बन जाएगा फिर 16, ये आप ठीक कर लें, ये बन जाएगा 16 बन गया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये चीज़ तो 0 ख़त्म हो गई ना। अब क्या करेंगे, ये 2 आएगा ना यहाँ पे भी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये c1 की हमने कीमत निकालनी है तो c1 को एक साइड पे कर, इसको उठा के उधर ले गए तो ये वैसे ही आ गए और ये 1 माइनस यहाँ पे 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16। अब 16 एलसीएम लूँगा, क्या लूँगा 16 एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे 16 माइनस, ठीक है, 16 माइनस π² आ जाएगा, ठीक है, 16 माइनस π² आ जाएगा। अब ये क्या होगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 ये π/2 है, उधर जाके 2/π बन जाएगा, ठीक है, 2/π बन जाएगा, ये उधर जाके 2/π बन गया। और ये साथ आ गया 16 माइनस π², ठीक है, और बटे में कितना है 16 है, बटे में कितना है 16, तो 2 8 बार 16 बटे के नीचे आ जाएगा 8 और 2 1 बार 2, ठीक है, 2 1 बार 2 2 8 बार 16, तो बटे के नीचे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 और ये पाई है तो 8 पाई बन जाएगा, कितना बच्चों 8 पाई बन जाएगा, और ऊपर बन जाएगा 16 16, तो ये 16 माइनस π² 8 पाई, तो ये दोनों के बटे अलग कर देंगे तो 16 का बटा अलग होगा, तो 16 का बटा अलग होगा तो 16/8 पाई अलग हो जाएगा, ठीक है, और π²/8 पाई अलग हो जाएगा, तो ये 1 पाई से कैंसिल और 8 2 बार 16, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/π माइनस 2/π-π/8, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा बच्चों इसका, ठीक है। अच्छा वैसे ये गलती का कैसे हो गई, चले सही है, ठीक है, ये मैंने आपको साथ साथ करेक्ट करवा दिया। अब y ऑफ t के हिसाब से आइलर-लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट वो लेंगे ना पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, तो इसमें y है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब d/dt वैसे ही, अब y डॉट के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये चीज़ 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये इस पर पावर लग गया 2y डॉट आ जाएगा, तो 2y डॉट आ जाएगा। अब इसका t के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये माइनस का माइनस, इस 2 का 2 आ गया, और y डॉट है पहले ही एक डेरिवेटिव है, एक और डेरिवेटिव लेंगे डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ये -2 उधर जाके 0 हो गया, ये चीज़ आ जाएगी। और आपको पता है एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे c1, दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे c1t प्लस c2, इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे, 0 पे 0 आंसर था तो t का 0 पुट किया तो c2 कितना आ गया 0 आ गया, और π/2 पे 1 था तो π/2 पे 1 था तो π/2 पुट करूँगा तो c1 π/2 1 के इक्वल आ जाएगा, c1 π/2 1 के इक्वल, और ये c2 0 आ गया हुआ था, ठीक है, तो c1 की वैल्यू 2/π आ जाएगी, 2/πt आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें आप पैरामीट्रिक फाइनल पैरामीट्रिक सोल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा, ये 2/πt आ जाएगा, और इसको आप ठीक कर लें
अब आपने ना ये वाली वैल्यू जो निकल के आई है किसकी C1 की, C1 की ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट भी करनी है। C2 तो 0 था ना, C1 की वैल्यू, तो ये हमारे पास आने हैं 2/पाई 8 एक बार 8 2 बार 16, हाँ 2/पाई और ये पाई/8, ठीक। तो ये आ जाना था t²/4 और प्लस आ जाना था कितना है 2/पाई और माइनस पाई/8 और ये आ जाएगा t, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।